बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। तो डायमेंशनल फॉर्मूले होते क्या? अभी तक हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब फिजिक्स में इतनी सारी यूनिट्स है, फिजिकल क्वांटिटीज है, चाहे एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, सरफेस टेंशन, इतनी सारी क्वांटिटीज है। अगर सभी का हमें एक फॉर्मूला बनाना हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जो वैसे तो 7 होती है, बट बेसिकली वहां पे मेन कितनी होती है? 3 होती है, मास, लेंथ और टाइम। तो आज हम देखने वाले कि किस तरह से हम इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक तरह से एक्सप्रेशन होता है, जस्ट एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड विथ व्हाट पावर एंटर इनटू दैट डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो एरिया हो गई, वॉल्यूम हो गया या फिर डेंसिटी हो गई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम उसकी यूनिट डिराइव करेंगे, इनकी यूनिट डिराइव करेंगे मतलब इनकी यूनिट बनाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हमें ये देखना है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मास, लेंथ और टाइम में से कौन सी क्वांटिटी एंड विद व्हाट पावर, और कितनी पावर के साथ आएगी, और जिसकी वजह से हम ये फॉर्मूले डिराइव कर देंगे। समझे? मतलब हमारे पास ये 3 चीजें हैं, मास है, लेंथ है और टाइम है। अब इन 3 की हेल्प से हम किसी की पावर कितनी भी ले सकते हैं। इनकी हेल्प से हमें ये फॉर्मूले डिराइव करने बहुत सारे, और अगर हम डिराइव कर देते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले। तो बना के देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशनल फॉर्मूले। जो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड हो या सिंपल वैसे फिजिक्स स्टडी करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शुरू में थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें, उसके बाद लर्न करने की नीड नहीं होगी, हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे अगर सिंपली मास को रिप्रेजेंट करना हो, मास को रिप्रेजेंट करने की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि ये तो एम ही हो गया सिंपल। लेंथ को एल बोल देंगे, देखो लेंथ को एल और टाइम को टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमें एक्सप्रेशन बनाना है वो बेसिकली 3 वर्ड्स में होगा, एम, एल और टी। एम, एल और टी, इन 3 वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेशन बनानी है हमें। तो मास को हम लिखेंगे एम, एल, टी, लेकिन मास तो सिर्फ एम होता है, तो एम की पावर 1, एल की पावर 0 और टी की पावर 0। और किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है दैट मीन्स वो 1 बन जाती है। 1 बन गई तो मतलब बन तो है तो सिर्फ मास ही गया एम। इसी तरह लेंथ देखो, एम की 0 कर दो, लेंथ की 1 कर दो और टी और लगा के 0 कर दो। टाइम को तो टी से दिखाते, तो टी 1, एल 0 और एम 0। तो फॉर्मूले बन गए। अब देखो मेन फॉर्मूले कहाँ से बनना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिराइव करेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल। जब भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए क्या? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूले पता है। ठीक है, तो निकालो। देखो लेंथ को दिखाएंगे एल से, ब्रेथ भी तो लेंथ होती है ना, ध्यान रखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हाइट ले रहे हो, थिकनेस ले रहे हो, ब्रेथ ले रहे हो, लेंथ ले रहे हो, डिस्टेंस ले रहे हो, है तो वो डिस्टेंस ही, है तो वो लेंथ ही। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ब्रेथ को भी हम दिखाएंगे एल से, तो ये कितना बन गया? एल स्केयर। तो एल तो स्केयर हो गया, और एम की पावर 0 और टी की पावर 0। क्यों? क्योंकि मास और टाइम इसमें है ही नहीं, है नहीं तो 0 लगा दो, सिंपल।
सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये देखो सारी की सारी है तो लेंथ ही, ब्रेथ भी लेंथ है और हाइट भी एक तरह की लेंथ होती है। कितनी पावर हो गई यहाँ पे, एल की पावर क्यूब बन गया। बट मास भी लिखना पड़ेगा 0 और टी की पावर भी 0। शुरू में दोबारा बोल रहे हो, शुरू में थोड़ा सा चीजों को लर्न करना पड़ेगा। जब एक बार हम सारा टॉपिक पढ़ चुके होंगे फिर तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो रिलैक्स होके करना। थर्ड है हमारे पास, यहाँ पे हम निकालेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी किसके इक्वल होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को दिखाएंगे m से और वॉल्यूम को L क्यूब से। सिंपल, मास m और वॉल्यूम L क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बन गया, मास की पावर 1, L क्यूब ऊपर जाके हो जाएगा -3, ठीक है। अब T नहीं आया तो T की पावर 0। नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है हमारे पास स्पीड। कोई भी स्पीड हो और एक वेलोसिटी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को किससे दिखाओगे, L से, और टाइम को T से। तो क्या बनेगा, देखो मास नहीं आया तो मास की पावर 0। कोई टर्म अगर नहीं आती है तो उसकी पावर 0 ले लो, ठीक है। तो इसकी पावर 0, L एज इट इज, T ऊपर जाके किसकी पावर हो जाएगी, -1। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिवाइड बाय टाइम। तो लिख दो स्पीड डिवाइड बाय टाइम। स्पीड का ऊपर निकाल चुके, स्पीड का कितना होता है, LT-1, ठीक है। LT-1 और टाइम का T, तो कितना बन गया, देखो LT और ऊपर गया तो -2। मास नहीं आया तो उसकी पावर 0। सिंपल। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे हम सिर्फ L क्यों ले रहे हैं, T क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे स्पीड की जगह मैं ये वाला डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर सकती। तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि m0 यहाँ पे अगर तुम लिख लोगे तो ये देखो ये एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी की पावर 0 है तो जस्ट हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लगा रहे, एक्सप्रेशन बनाने के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते हैं। वैसे नॉर्मली आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ L क्यूब आता है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को दिखाएंगे m से और एक्सेलरेशन LT-2, LT-2। तीनों क्वांटिटीज आ गई, मास की पावर भी 1 और लेंथ की पावर भी 1, और 1 पावर को दिखाना जरूरी नहीं होता इसलिए हम नहीं दिखाते हैं। तो बन गया फोर्स का। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम को दिखाते हैं P से, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब कि m और वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो कितना, वेलोसिटी का LT-1, LT-1 बन गया लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूलेज तुम डिराइव कर सकते हो अपने आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ना एक पेज की फोटो डाल दूंगी, उस पेज के अंदर तुम्हें बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले मिलेंगे, तो बाकी डायमेंशनल फॉर्मूलों को निकालने की ट्राई करना है, मतलब ऑनेस्ट वे से ट्राई करना, लर्न नहीं करनी है। ठीक है, लर्न नहीं करने, जस्ट ट्राई करो। बाद में लर्न कुछ फॉर्मूले होंगे, जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी,
एनर्जी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²T-2। इनकी ही नीड पड़ती है, 3 ये और 4th वाला ये हमें एज इट इज लर्न होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हो जाते हैं अपने आप, बिना याद किए ही हो जाते हैं। और बाकी सारे फॉर्म में कोई जरूरत नहीं है याद करने की, अपने आप निकाल के देखो। और क्रैमिंग मत करना, ठीक है? तो क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, जस्ट इनको समझो तो बहुत इजी है डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दिखा दिए हैं, इन सभी को निकालने की कोशिश करो, ठीक है? तो इसके बाद में एक वैसे एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। यहाँ पे देखो, करंट, रुको एक सेकेंड, देखो अब बेसिकली जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं ना, वो 3 का ही होता है, मास, लेंथ और टाइम का। बट तुम्हें ध्यान हो तो हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, वो कितनी थी? 7 यूनिट्स थी। तो वो जो बाकी की यूनिट्स है उनका यूज कहाँ पे होगा? उनका भी यूज होता है बहुत सारे फॉर्मूलों के अंदर। अगर डिवाइड में कितना आ जाता है? चार्ज आ जाता है। तो अगर डिवाइड में करंट आ जाता है तो वहां पे हमें क्या करना है? मान लो किसी के डिवाइड में आ रहा है, कोई भी क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी है x, जिसके डिवाइड में आ जाता है चार्ज Q1 Q2, ठीक है? और ऊपर मान लो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी और टाइम। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, दोबारा बता रही हूँ, ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम समझाने के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पर हमें x का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो समझना है कॉन्सेप्ट। तो देखो, v स्पीड है, स्पीड का कितना होता है? l t-1 टाइम, टाइम का t, चार्ज, ठीक है? अब चार्ज तो नहीं होता कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले में चार्ज तो आएगा नहीं। तो तुमने एक टर्म पढ़ी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशनल फॉर्मूले में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है, तो करंट आ सकता है। तो ये देखो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो चार्ज का क्या हो गया? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे करंट टाइम और Q2 की जगह भी करंट टाइम। तो देखो L यहाँ पे कितना हो गया? t की पावर +1, t की पावर -1 कैंसल आउट, और डिवाइड में I का स्क्वायर और t का स्क्वायर, मतलब L t ऊपर जाके -2, I ऊपर जाके -2, और m है नहीं तो m की पावर 0। इस तरह से कुछ कुछ टर्म्स आएंगी जहां पे कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटीज होगी, उनको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे टेम्परेचर के लिए, अगर यहाँ पे टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर मान लो टेम्परेचर भी होता है यहाँ पे, तो उसके लिए तुम कर देते कैल्विन, तो ऊपर जाके हो जाता पर कैल्विन, ठीक है? क्या हो जाता? कैल्विन। टेम्परेचर भी होता है तो टेम्परेचर की जगह कैल्विन, और कैल्विन ऊपर जाके पर कैल्विन। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले बस ये 2 ही टर्म है, बाकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से सबसे ज्यादा एक तो करंट यूज होता है और एक टेम्परेचर यूज होता है। बाकी 99% फॉर्मूलों के अंदर सिर्फ मास, लेंथ और टाइम यूज होता है। कर लोगे बाकी के सारे? तो अब देखो कि हम जो ये डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, इनका यूज क्या है। हाँ, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूलों के यूज होते हैं उनमें से सबसे फर्स्ट यूज क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर्स, मतलब अदर सिस्टम के अंदर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें क्या पढ़ा था हमने? SI सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम, ठीक है? तो हमें क्या करना है? डायमेंशनल फॉर्मूलों की हेल्प से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि
1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? अगर किसी को नहीं पता और उसको डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं तो वो कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर हम बेस्ट एग्जांपल देंगे यहाँ पे। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के 3 यूजेज होते हैं बेसिकली, और उन 3 यूजेज में से सबसे पहला यूज क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मतलब जितनी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, चाहे वो सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया और एसआई सिस्टम हो गया, तो इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक के अंदर से दूसरी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। मतलब जैसे जूल होता है और एक अर्ग होता है, जूल और अर्ग। हमें नहीं पता जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, बट डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कितने इंपॉर्टेंट है ना डायमेंशनल फॉर्मूले, कि जब हमें यही नहीं पता इन दोनों में क्या रिलेशन है, कितनी कौन बड़ा है कौन छोटा है, और डायमेंशनल फॉर्मूला इनके अंदर रिलेशन निकाल देगा। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये एनर्जी की यूनिट है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ये एनर्जी की यूनिट है तो क्वेश्चन होने से रहा। तो अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे करोगे ना। बेसिकली क्या है, देखो जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं ना, उनका यूज पूरी फिजिक्स में होता है, इसलिए इनके सबसे पहले पढ़ाया जाता है। बट प्रॉब्लम साथ में ये है कि जो ये डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, इसके अंदर पूरी फिजिक्स आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी जब तुम पूरी फिजिक्स पढ़ चुके होगे +1 की, तब तुम्हें पता चलेगा अरे यार यहाँ पे ये डायमेंशनल फॉर्मूले में ना जो ये फॉर्मूला था विस्कोसिटी का, ये तो ये फॉर्मूला था जो तुम्हें अभी इस टाइम पे ये भी नहीं पता होगा विस्कोसिटी होती क्या है। तुम्हें ये नहीं पता होगा अर्ग क्या होता है, तुम्हें नहीं पता होगा कि अर्ग कौन सी यूनिट है, इनमें रिलेशन क्या है। बट जब तुम +1 कर जाओगे, पूरी +1 कर जाओगे, तब तुम्हें रिलेशन ऑलरेडी पता होंगे। बस एग्जाम में तुम्हें डिराइव करके दिखाना होगा। तो टेंशन मत लेना कि हमें तो नहीं पता। शुरुआत में याद रख लो कि जूल और अर्ग एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पता है यहाँ पे कि जूल और अर्ग एनर्जी की यूनिट है तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये है सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये वाला सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो एनर्जी है, जब भी हमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल फर्स्ट स्टेप ये देखो किसको किस में कन्वर्ट करना है, और वो जो यूनिट्स दी है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स है। अब ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए कंफ्यूज मत होना। फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। मास, लेंथ और टाइम, और किलोग्राम, मीटर, लीटर, न्यूटन, ये सारी की सारी उनकी यूनिट्स हैं। तो जो भी यूनिट्स दी गई है उनकी ये देखो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अगर तुम्हें ये 2 स्टेप्स नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी यूनिट्स दी हो पता हो किसकी यूनिट है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, तब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट सिस्टम जूल वाला ले लेते हैं 1 जूल के लिए, ठीक है, और सेकेंड सिस्टम अर्ग के लिए करते। तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम है तो M1, L1, T1, L की पावर 2, T की पावर -2, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम है। और सेकेंड सिस्टम के लिए सेकेंड फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इक्वल का साइन। सेकेंड सिस्टम है तो M2, L2, T2, पावर देखो M की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। लिख लिया इस तरह से, एक सिस्टम है दूसरे सिस्टम में। अब देखो ये क्या है 1, तो इसको मान लो N1। यहाँ पे कुछ तो रिलेशन आएगा, मे बी ऐसा कोई रिलेशन आए 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये हो गया N1 और ये हो गया N2 जो हमें इस फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे N2, सिंपल, ठीक है। अब हमें निकालना तो N2 ही है, तो N2 को एक साइड में, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड में।
m1 L1 का स्क्वायर T1 की पावर -2 और डिवाइड बाई m2 L2 और T -2। सिंपल। अब देखो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो ये पावर्स है ना, सबसे पहले चलो लिख लो, इसी साइड लिख लो m2 को। अब हमें इसको क्या करना है, m की पावर्स को अलग अलग कर लो, m1 डिवाइड बाई m2 L1 डिवाइड बाई L2 और L1 और L2 की पावर है 2, बाहर ले लो, T1 डिवाइड बाई T2 और उसकी पावर कितनी है -2 को भी बाहर ले लो, किसकी वैल्यू आ गई N2 की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब रियल वाला मैजिक स्टार्ट होता है। वो क्या होता है, ये हमारी जो जूल है वो SI यूनिट है और अर्ग है वो हमारी सीजीएस यूनिट है। तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा जब हमें ये पता होगा कि ये SI है और ये सीजीएस। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम कितनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, फिर हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो ये है, देखो धीरे धीरे जाके तुम्हें अपने आप पता चलता जाएगा, तो रिलैक्स होके जस्ट कोशिश करते रहो सीखने की। तो ये हमारे पास SI सिस्टम है और ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम है। तो देखो N2 इज इक्वल टू M1 फर्स्ट सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम कौन सा है यहाँ पे, SI। तो मास की वैल्यू SI में क्या होती है, किलोग्राम। तो मास की जगह 1 किलोग्राम पुट करते। स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करनी होती है हमेशा। M2 सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो इसको लिख दो ग्राम, ठीक है। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में और इसको सेंटीमीटर में। टाइम सेकंड में, ये भी सेकंड में और इसकी पावर -2। सिंपल। N1 एज इट इज 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। सिंपल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 की पावर आ गई 3। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो 100 मतलब 10⁻²। और उस पूरे का स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कैंसर। तो ये देखो N1 10 की पावर कितनी बन गई, 3 और 4, तो 10 की पावर 7। ये आ गई N2। तो N2 किसके इक्वल आ गया, N2 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। इसका मतलब जो N1 है वो देखो क्या 1 जूल को कन्वर्ट करना है। अगर 1 जूल को कन्वर्ट करना है तो 1, अगर 10 जूल को कन्वर्ट करना होता तो मल्टीप्लाई में आ जाता 10, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 जूल इज इक्वल टू यहाँ पे 10⁻7 अर्ग। ये रिलेशन हमने निकाल लिया और ये तुम्हें लर्न भी होना चाहिए। 1 मार्क्स में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि जूल किसकी यूनिट है, अर्ग किसकी यूनिट है और उन दोनों में रिलेशन क्या होता है। समझे, ये रिलेशन याद होना चाहिए जूल और अर्ग के अंदर। क्लियर। हाँ, तो देखो बहुत इजी सा तरीका है। सबसे पहला स्टेप ये देखो कि जो कन्वर्ट करना है कौन से सिस्टम का कौन से में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उस जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जब दो चीजें होंगी तो हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम प्रोसीजर होगा, बिल्कुल सेम। चेंज कहाँ पे जाके होगा, एक तो डायमेंशनल फॉर्मूले मतलब सबकी पावर चेंज हो जाएगी अगर इसकी बजाय कोई और क्वेश्चन होता। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। रिलैक्स, एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम। वो एक क्वेश्चन और क्या होगा, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला स्टेप, बताओ न्यूटन किसकी यूनिट होती है, सबको पता है, फोर्स की। तो मतलब डाइन भी तो फोर्स की यूनिट है ना, तभी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये जो यूनिट्स हैं वो फोर्स की यूनिट है, ठीक है। किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ML
t-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसलिए बोला था मैंने, वो जो 4 मैंने टिक करवाए थे ना सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो ये होगा फोर्स की। अब देखो न्यूटन कौन सा सिस्टम होता है, एसआई, और डाइन सीजीएस। पता चल गया। मोस्टली 99% एसआई को सीजीएस में या फिर सीजीएस को एसआई में ही कन्वर्ट करवाते, तो 2 ही सिस्टम रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिस्टम, और ये हमने लिख लिया यहाँ पे सेकेंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम की इक्वेशन क्या होगी, m1 L1 T1, और सेकेंड की n2 M2 L2 T2। ये सिंपल होता है जनरल केस। पावर m की 1, L की पावर 1, T की पावर -2। अब हमें निकालना है n2। n1 कितना है, n1 है 10 न्यूटन, तो यहाँ पे n1 की जगह 10। ठीक है, और m1 L1 T1 -2, और इसके डिवाइड में लिख दो m2 L2 T2 -2। सिंपल। 10 m1 m2 और L1 डिवाइड बाई L2 T1 डिवाइड बाई T2, और उस दोनों की ही पावर -2 है, -2 इज इक्वल टू n2। अब वैल्यू पुट कर दो। मास m1 किलोग्राम में है, किलोग्राम लिख दो 1 किलोग्राम, और डिवाइड में ग्राम 1 मीटर डिवाइड में सेंटीमीटर, सेकंड, और टाइम भी, दूसरा टाइम भी सेकंड में, -2। सेकंड से सेकंड वाला ये तो हर बार कैंसिल होगा, इसमें से कुछ नहीं बचने वाला कभी भी, क्योंकि मोस्ट 99% क्या होता है, टाइम सेकंड में ही बोलते हैं हम। ठीक है, 99 क्या 100% ही हमेशा टाइम नहीं देते जब तक वो स्पेशली मेंशन ना कर दे। ठीक है, तो किलोग्राम की जगह देखो, किलोग्राम की जगह हम 1000 ग्राम, 1 मीटर की जगह 100, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, 10 की पावर 3 और एक 4, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2, आ गया n2। ठीक है, तो n2 कितना आ गया, यहां से n2 आ गया 10⁶। तो ये देखो 10 न्यूटन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, n2 डाइन। ये यहाँ पे ये बोल सकते हो n1, क्योंकि n1 ये क्या है न्यूटन, n2 डाइन। n1 की वैल्यू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁶ डाइन, और क्वेश्चन सॉल्व। अगर हमें 1 न्यूटन निकालना हो तो 10⁵ डाइन, 10 की जगह वैल्यू 1 रख लो। अब ये भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूटन में और डाइन में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, तो ये याद रखना है। कौन सा था एक पहले वाला, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये एनर्जी की यूनिट्स है और ये फोर्स की यूनिट है। तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूले का एक यूज तो पढ़ लिया, 3 ही यूज है बस, और बाकी के दोनों बहुत इजी है। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले का स्टार्ट होता है सेकेंड यूज। सेकेंड यूज में हमें क्या बताना है कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब सोच के देखो, हम डायमेंशनल फॉर्मूले से ये भी बता सकते क्या दिया गया फॉर्मूला सही है या नहीं है, मतलब फॉर्मूले की करेक्टनेस बता सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले। कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो इसके लिए सिर्फ तुम्हें एक ही चीज पता होनी चाहिए, जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो कि बहुत इजी है। देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m/L/T-2। S डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि तुम्हें नहीं पता चलेगा एस क्या। अगर कोई ऐसा सिंबल हो जिसका तुम्हें नहीं पता होगा तो एग्जामिनर मेंशन करेगा कि यहाँ पे ये टर्म इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। तो एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, हाफ जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। क्या
जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। 1/2, 3, 4 या फिर पाई होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। जो भी कांस्टेंट होते हैं ना तो उनकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, कुछ होती है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी होते हैं फिर भी कांस्टेंट होते हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली नंबर की। नंबर मतलब नंबर मीन्स ये वाले नंबर्स, एक 1/2, 1/2 मतलब जो काउंटिंग्स होती है ना वो कांस्टेंट मान के चल रही है। यहाँ पे जो काउंटिंग है वो सारी कांस्टेंट नंबर होते हैं, और जो नंबर हो गया उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो 1/2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। मास का m हो गया सिंपल, वेलोसिटी का L(t-1) और इसका स्क्वायर, दोबारा से मास का m और इनिशियल वेलोसिटी का L(t-1) और इसका स्क्वायर। अब कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम यहाँ पे m0 क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे L0 T0 क्यों नहीं लिखा। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको एक बना दो, m की पावर 1, m की पावर 0, तो बची टोटल पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1, 1 + 1 2, l की पावर -2 0, तो l की पावर -2। यहाँ पे m l और उसका स्क्वायर l², t की पावर -1 का स्क्वायर, t की पावर -2, एक m, यहाँ पे भी l² t-2। अब बताओ क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ये भी कितना m l² t-2, m l² t-2, m l² t-2। तो डजेंट मैटर, यहाँ पे ये गलती मत करना है इससे ये कैंसल आउट होगा, नहीं होगा, कैंसल नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट जितनी भी टर्म्स होंगी सभी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होंगी। ये वाली टर्म है पहली टर्म, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, सेकेंड टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी हमेशा। ठीक है, कैंसल नहीं करना है, इंडिविजुअली इक्वल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हर एक टर्म इक्वल होती है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसका हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो सभी को पता होगा, 9th में तुम इक्वेशन पढ़ चुके हो, S = ut + ½ a t²। ये टर्म है, इसको हम पहले ये देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है। चेक करो, S क्या होता है? डिस्टेंस, जिसको हम लिखेंगे m0 l1 t0, u वेलोसिटी Lt-1, t टाइम तो t लिख दिया, प्लस हाफ कांस्टेंट है छोड़ दो, a एक्सेलरेशन Lt-2, t टाइम और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ l और यहाँ पे Lt-1 से -1 0, तो इसका मतलब सिर्फ बच गया l, प्लस यहाँ पे कितना है Lt-2 और t+2, तो कितना बच गया t की पावर 0 और t की पावर 0 किसके इक्वल होगी? 1। तो देखो l, l और l, तो सारी टर्म्स इक्वल है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला करेक्ट है। बट अगर मान लो कोई फॉर्मूला गलत हो तब हमें कैसे पता चलेगा? तो इस फॉर्मूले को ना अब हम गलत कर देते हैं। गलत मतलब मान लो ये फॉर्मूला हम u/t कर दें। ठीक है, अब तुम्हें बोल रहा है कि बताओ ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो चेक करते हैं, देखो S का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, u का Lt-1 टाइम का डिवाइड बाई t, प्लस हाफ कांस्टेंट है एक्सेलरेशन का Lt-2 और टाइम का t², सॉरी t ऊपर आएगा ना, t²। ये तो हो गया एक्सेलरेशन का Lt-2 और t² मतलब ये t²। अब देखो यहाँ पे l, यहाँ पे Lt-1, ये t और ऊपर जाके -1 प्लस Lt-2 और ये ऐड हो जाएगा +2, तो l = Lt
-2 और l -2 से +2 कैंसिल, t की पावर 0 बच गया l। अब देखो ये टर्म तो इसके इक्वल है बट ये टर्म इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है और प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस टर्म के अंदर प्रॉब्लम है। तो समझ में आया कि किस तरह से हम फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करते हैं। ठीक है, अब हम जो थर्ड यूज देखने वाले हैं ना, बहुत गजब का रूल है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले का जो थर्ड यूज है वो है ये कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन डिराइव कर सकते हो। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कोई भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। मतलब देखो साइंटिस्टों ने कोई फॉर्मूला बना और हम वही फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। बट इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें बस तुम्हें ये पता होना चाहिए उस जो भी फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं उसमें ये टर्म्स आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया है द डिराइव रिलेशन गिवन दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहली टर्म इन्होंने दे दी, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। बस इतना ही पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल सही बात है। नहीं पता तो हम डिराइव कर लेंगे। मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला होता है तो अभी मैं डिराइव करके देखती हूँ। बस मुझे ये पता है कि उस फॉर्मूले में ना शायद मास आता है, वेलोसिटी आती है और रेडियस आती है, ये 3 चीजें आती है। ठीक है, तो फिर हम फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हमेशा लिख लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालना है ना यहाँ पे। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली टर्म मास a पावर, वेलोसिटी b पावर, रेडियस c पावर। अगर 2-3 और होते उनकी भी पावर लिख लो, a b c d e f, इस तरह से। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वेलोसिटी आगे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है। सेकेंड स्टेप सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml_t-2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की जगह m। डायमेंशनल फॉर्मूला मास का तो m ही होता है, सिंपल। और लिख सकते हो m1 L0 T0, बट L0 T0 की अहमियत नहीं होती है, वो समझाने के लिए था शुरू में। अब तुम एज इट इज लिख सकते हो। वेलोसिटी का L T-1 पावर B, रेडियस का L पावर C। अब इसी स्टेप के अंदर तुम इसको एक साथ लिख दो। मतलब देखो m की टोटल पावर बन गई a, ठीक है। L की टोटल पावर कितनी बनी, L की पावर B, L की पावर C। ठीक है, ऐड होंगी क्योंकि B भी पॉजिटिव और C भी पॉजिटिव। इसी तरह T की पावर कितनी बन गई, -B। इसमें भी T नहीं है, इसमें भी T नहीं है, ये आ गया। सिंपल। स्टेप थर्ड, सिर्फ 4 स्टेप है। स्टेप थर्ड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को कंपेयर करो। देखो अगर तो हम ऐसे लिख रहे हैं, एक टर्म लेफ्ट में एक टर्म राइट में, तो कब पॉसिबल है, जब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होगा। तो मतलब जो लेफ्ट वाली टर्म है वो राइट वाली टर्म्स के इक्वल होंगी। तो लेफ्ट में तो मास की पावर है 1 और राइट में मास की पावर है a। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब a की पावर होगी 1 के इक्वल, आगे a की पावर। इसी तरह लेफ्ट में ये तो मास की हेल्प से आई है, लेंथ की पावर है 1, यहाँ पे लेंथ की पावर है b प्लस c। अब हमें तो a की वैल्यू तो मिल गई 1, b की अलग चाहिए, c की अलग चाहिए, तो थर्ड और कंपेयर कर लो। यहाँ पे t की पावर है -2 और राइट में t की पावर है -b। तो माइनस से माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a की भी आ गई, b की भी आ गई। तो देखो b की जगह 2 पुट करो, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू -1। a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। और लास्ट स्टेप और हमारा फॉर्मूला निकल गया। लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर
4। वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यू पुट कर दो। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए की वैल्यू 1, वी की वैल्यू बी की जगह 2 और सी की जगह -1। तो देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अरे ये तो यही फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का यही फॉर्मूला होता है ना, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और हमने निकाल दिया, मतलब जो फॉर्मूला साइंटिस्टों ने दिया वो हमने निकाल दिया। किसकी हेल्प से? डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। ग्रेट ना। एक फॉर्मूला और ट्राई करते हैं, ठीक है। थीटा, ठीक है। तो अब बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बनता है? इजी क्वेश्चन है बहुत, ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे देखो, निकालना किसका फॉर्मूला है? टाइम पीरियड का। किस किस पे डिपेंड करता है? मास पे, लेंथ पे, एक्सेलरेशन पे और डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट, पुट करो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ए, लेंथ बी, जी, सी और थीटा की पावर डी। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक नई चीज सीखने को मिलेगी यहां से। तो देखो स्टेप 2, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए। पहले फॉर्मूले पुट कर दो, m0 L0 टी की पावर 1। सिंपल, हम तो टी लिखेंगे, m0 L0 लिखने की क्या नीड है। अब यहाँ पे m की पावर 1, लेंथ की पावर b, एक्सेलरेशन l, कितना होता है फॉर्मूला? l t -2 इसकी पावर c। अब रह गया थीटा। थीटा मतलब कि जो एंगल होता है ना, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो थीटा को हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह, समझ आया? तो थीटा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है, डायमेंशन लेस वेरिएबल क्वांटिटी है। वैसे तो थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, थीटा 40 डिग्री हो सकता है, थीटा 60 डिग्री हो सकता है। तो मतलब वैसे तो वेरिएबल है बट डायमेंशन लेस है, इसका खुद का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर फिर भी लिखना हो तो m0 L0 T0 और उसकी पावर d ऐसे लिखते, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के अंदर सेकंड में इकट्ठा कर लो पहले। m की पावर a, क्योंकि m यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई d 0 के a के अंदर 0 ऐड करेंगे तो a ही आएगा। l की पावर कितनी है? b और l की पावर c, t की पावर -2c, ये तो सारा 0 ही है। अब यहाँ पे हम स्टेप 3 करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखो इस साइड m है नहीं है, अगर हमें लिखना हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब इस साइड m की पावर 0 तो a की पावर 0, एक वैल्यू निकल गई। दूसरा l की पावर 0 और उस साइड l की पावर b प्लस c। तीसरा t की पावर -2c, t की पावर 1, तो c की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। c -1/2 है, c की जगह -1/2 तो b की जगह आ गया 1/2। सिंपल। स्टेप 4, वैल्यू पुट करो फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो स्टेप 4, t टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास a की वैल्यू 0, लेंथ b की वैल्यू 1/2, g c -1/2 और थीटा ये तो 0 ही है, तो इसको लिखने की नीड ही नहीं है। यहाँ पे 0 की मतलब पावर, ये टोटल बन गया 1, तो 1, l की पावर 1/2, g की -1/2 है तो इसको नीचे ले जाओ। तो यहाँ से देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l डिवाइड बाई g।
ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2π√L डिवाइड बाई जी। तो मतलब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 2π। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमने क्या चीज नई सीखी है। हमने यहाँ पे ये चीज नहीं सीखी कि यहाँ पे कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा दी हो सकती है, जैसे मास हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जिनका एक्चुअल में फॉर्मूले में कोई यूज नहीं है। अगर वो तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हें कोई फॉर्मूला डिराइव करना है और तुम्हारे माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन है कि ऐसा तो होता है, मतलब उन टर्म्स पे तो डिपेंड करती है, तो उसके अलावा और किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ से हम अगर बाय चांस गलत लिख भी देंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो उसको करेक्ट करके बिल्कुल सही फॉर्मूला पहुंच जाएगा। ठीक है ना, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये तो था हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर। और इसके अगर बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं तो हमने नीट के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है DC पांडे की बुक से, तो आप उन क्वेश्चंस को करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो।